हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिजवान मुमताज़ और आज मैं हेरिटेज एजुकेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हेरिटेज की हिस्ट्री के बारे में आप ऑलरेडी कुछ जानते होंगे एज वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 11 ईयर्स। और हम काफ़ी बड़ा ग्रुप हैं जो चाइना में स्कॉलरशिप्स को डील करते हैं और स्टूडेंट्स को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो आज हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिस्टेक करते हैं। अब उसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो उससे रिलेटेड वीडियो के कौन से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे चैनल पे अब अवेलेबल होगी। और उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम कुछ कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है और आपके एप्लीकेशन को बेसिकली वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स की, जो कि एक वाइटल डॉक्यूमेंट होता है आपके अप्लाई करने के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं होता कि अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से लिए हैं तो आपने किन से वो रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने लेक्चरार या किसी विजिटिंग फैकल्टी से अपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाते हैं, जबकि वो यूनिवर्सिटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस देखते ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि एटलीस्ट किस डेजिग्नेशन का आपको रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा। दैट्स व्हाट मोस्टली यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर मिनिमम या प्रोफेसर का आपको रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड है। सेकंड चीज क्या आती है कि मोस्टली अगर स्टूडेंट जो है वो किसी एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स ले भी रहे हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन लेटर कुछ इस तरह से लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे नहीं होंगे, किसी सिंपल प्लेन पेपर पे होंगे। तो फर्स्ट थिंग, आपने जब भी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं तो आपने उनके लेटर हेड पे लेने हैं। सेकंड चीज ये आ जाती है कि अगर आपने लेटर हेड पे लिए हैं तो उसमें जिस प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लिए हैं उनका प्रॉपरली ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी अगर स्टैंप अवेलेबल है तो एटलीस्ट वो सब चीज़ें आपके रिकमेंडेशन लेटर्स पे मेंशन जरूर होनी चाहिए। सेकंड चीज, एक डॉक्यूमेंटेशन, आपका पुलिस क्लियरेंस है, आपका मेडिकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैलिडिटी क्या है, कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं कर रहे मेडिकल या पुलिस की फॉर्म में जो कि एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ होते हैं, जैसे स्टडी प्लान हो गया या आपका रिसर्च प्रपोजल हो गया। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना स्टडी प्लान लिखेंगे, राइट करेंगे या रिसर्च प्रपोजल राइट करेंगे, वो ये चीज शायद कंसीडर ही नहीं करते कि यूनिवर्सिटी आपके स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल को कितना सीरियसली कंसीडर कर रही होती है। अगर यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाइड कुछ वर्ड्स दिए होते हैं स्टडी प्लान के लिए, तो आपने ट्राई करना होता है कि मिनिमम उतने वर्ड्स राइट करें। वाइल के आप क्या करें कि एक पेज का स्टडी प्लान लिख लें जिसमें कुछ मेंशन ना हो या कोई ऐसी चीज मेंशन ना हो जिसे सुपरवाइजर या आपके यूनिवर्सिटी को लगे कि ये बच्चे के वाकई करियर ओरिएंटेड है और स्टडी करना चाह रहा है इस बारे में। तीसरी चीज क्या आ जाती है कि अगर स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है या अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भिजवा रहा है, तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स की फोटो बना लेते हैं या फिर उनको अपने मोबाइल से किसी भी सोशल मीडिया, आपके पास जो प्ले स्टोर से ऐप्स अवेलेबल होती हैं उन ऐप से उसको स्कैन कर लेता है और उसको लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी स्कैन है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं वो बहुत बुरी स्कैन होती है, आप कंसीडर कर सकते हैं, या ब्लर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी तक आपके ब्लर डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं तो आपको अंदाजा लगाएं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी क्या होगी और यूनिवर्सिटी उसको कितना सीरियसली लेगी डॉक्यूमेंट्स को। तो बेटर थिंग इज दैट कि आप उसको किसी भी ऐप से स्कैन करें, आप किसी अच्छे स्कैनर से उसको प्रॉपरली स्कैन करें ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रीडेबल हों। फोर्थ चीज क्या होती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि अगर हमने अप्लाई करना है तो हमें जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो शायद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पहले उससे अटैच करवाने पड़ेंगे। नो डाउट जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं आपने अपने उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच लाजमी करवाने हैं, लेकिन बिफोर दैट आप ये देखें कि अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसकी रिक्वायरमेंट मोस्टली क्या होती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट शायद नोटराइज नहीं करवाते। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करते हुए। और इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं खुद अप्लाई करने की, तो एटलीस्ट स्टूडेंट का प्रॉपर होमवर्क हो अप्लाई करते हुए कि अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको हाउ नो है कि हाउ टू अप्लाई, कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, टाइम ऑफ अप्लाई क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टाइम ऑफ अप्लाई इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और उनको आइडिया होता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन का वेट करते हैं कि
सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू एंड इन नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो स्टूडेंट्स ट्राई ये करते हैं कि शायद हम नवंबर में अप्लाई कर लेंगे, दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर लेंगे, लेकिन शायद उनको ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है कि टाइम ऑफ अप्लाई कितना मैटर कर रहा होता है। बीइंग अ स्कॉलरशिप होल्डर बैक टू 2019, मैंने भी यही सेम मिस्टेक की थी। मैंने भी यूनिवर्सिटीज का वेट किया, नवंबर दिसंबर का वेट किया, इवन कि मैंने जनवरी का भी वेट किया। अगर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स और अ पीएचडी डिग्री, तो यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट वन थिंग कि आपने वहां पे जाके रिसर्च करनी है, और रिसर्च के लिए आपको कोई ना कोई सुपरवाइजर एलोकेटेड होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक सुपरवाइजर मिला हुआ है, तो उसके लिए आपने पहले से ही सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेनी होती है। तो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन एक्सेप्टेंस अराउंड नवंबर और दिसंबर और जनवरी, तो आप ये चीज माइंड में रखें कि 80% सुपरवाइजर्स अपने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे चुके होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि लेट्स सपोज आज जो है सितंबर इज गोइंग ऑन, तो वी विल रिकमेंड कि आप क्या करें कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट एन एक्सेप्टेंस, कि आप अभी से ही एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सुपरवाइजर्स के पास बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती है एक्सेप्टेंस के लिए, और जो स्टूडेंट्स अर्ली अप्लाई कर लेते हैं तो उनको एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाता होता है। तो इट्स अप टू यू कि यू आर गेटिंग विच योर 1 और 2 ईयर, कि आपने एक साल अप्लाई किया, आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने दूसरे साल अप्लाई किया फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, थर्ड ईयर जाके आपको रियलाइज होता है कि आप जिस टाइमिंग पे अप्लाई कर रहे हैं वो शायद सही टाइम नहीं अप्लाई करने का। तो यही आप चीज देखेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने 2-3 साल वेस्ट किए होते हैं, थर्ड या फोर्थ ईयर में क्या होता है, उनका इजीली एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उनको समझ आ चुकी होती है कि टाइम ऑफ अप्लाई कितना मैटर करता होता है। तो अगर हम मोस्टली कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप अर्ली अप्लाई कर लें, बजाय इसके वेट करने के कि आप डेडलाइंस का वेट करें, तो उसमें होगा क्या कि हमारे पास एक इनफ टाइम होगा कि हम आपके लिए एटलीस्ट एक्सेप्टेंस ले सकेंगे। थर्ड चीज क्या होती है कि कंपनीज के पास क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कंपनी को भी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप लेट आएंगे अप्लाई करने के लिए, इवन कि आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी लेट आ रहे हैं, तो एक चीज माइंड में रखें कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो सकता है। लास्ट चीज जो ऑब्जर्व करते हैं हम बीइंग अ कंसल्टेंट, उसमें स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होते हैं कि वो शायद कंसल्टेंट को फ्रीडम नहीं देते अप्लाई करने के लिए। फ्रीडम किस तरह से नहीं देते, उनके मोस्टली आप लोगों के रिलेटिव्स या आपके फैमिली फ्रेंड्स या फ्रेंड्स या यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स क्या होते हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि शायद आप सिर्फ सीएससी पे अप्लाई करें, या ऐसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, या फुली फंडेड हो, या ऐसी स्कॉलरशिप को टारगेट करें जिसमें मैक्सिमम स्टाइपेंड ऑफर होता हो। तो स्टूडेंट के माइंड में मोस्टली ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज ये भी माइंड में रखनी होती है कि आपको जिस भी फ्रेंड ने गाइड किया है कि आपने इस स्कॉलरशिप पे टारगेट करना है, आप ये देखें कि वो कब गया था चाइना, और उस टाइम एक्सेप्टेंस रेशियो स्कॉलरशिप्स का क्या था, और आप जिस टाइमिंग पे अप्लाई कर रहे हैं उस टाइमिंग के ऊपर स्कॉलरशिप का एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है। लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे क्लियर करता हूँ कि बैक टू 1 ईयर और 2 ईयर, चाइना में क्या था कि अगर आप सीएससी पे अप्लाई करते थे, अगर आप जानते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, तो एटलीस्ट वो आपको 3 यूनिवर्सिटीज की लिमिट देता था कि आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते थे। और लेट्स वो 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हुए किसी की अच्छी प्रोफाइल है, उसका एक्सेप्टेंस रेशियो 70% अगर है, और उसके बाद चाइना ने अपनी लिमिट लगा दी, यू कैन अप्लाई ओनली एट अ 1 यूनिवर्सिटी, तो इट मींस योर एक्सेप्टेंस रेशियो रिड्यूसेस फ्रॉम 70 टू 40 और 45%। तो अगर आप कंसल्टेंट के पास आ रहे हैं और कंसल्टेंट को बाउंड करें कि मैंने सिर्फ सीएससी के लिए ही अप्लाई करना है, इट्स मींस आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन हो सकती है, और दैट मींस कि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हैं। स्टूडेंट के काम करने में और कंसल्टेंट के काम करने में बहुत फर्क होता है। स्टूडेंट जब कंसल्टेंट को हायर करता है, तो कंसल्टेंट इज नॉट गोइंग टू डू योर एप्लीकेशन रैंडमली। कंसल्टेंट क्या करता है कि आपके एप्लीकेशंस को देखता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की फिजिबिलिटीज को देखता है, और उसको पता होता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एक्सेप्टेंस रेशियो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो उसमें मोस्टली क्या होता है, एक और चीज मैं आपको गाइड करता चलूं कि कंसल्टेंट, ऑब्वियसली सी बात है कि आपके एरियाज में बहुत से कंसल्टेंट होते हैं, तो राइट कंसल्टेंट चूज करना ये आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज कि अगर हम काम कर रहे हैं काफी टाइम से, सो आप ये देखें कि किस कंसल्टेंसी का कितना एक्सपीरियंस है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, और हमारी स्पेशलिटी ही चाइनीज स्कॉलरशिप को डील करना है, तो एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल देख के पता चल जाता है कि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहेगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे थ्रू स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, तो हम उसको एटलीस्ट ये कहते हैं कि वो अपने आप को या हमें बाउंड ना करे, वो इतना फ्रीडम हमें प्रोवाइड करे कि हम उसके लिए राइट एप्लीकेशन कर सकें और राइट यूनिवर्सिटीज में कर सकें ना, और उसका 1 ईयर वेस्ट ना हो। उसमें क्या होता है कि देर आर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स इन चाइना, लाइक देर आर सीएससी स्कॉलरशिप, देर इज अ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, सिल्क रोड, वन बेल्ट वन रोड, देर इज आल्सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड अ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप।
सो ये काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो चाइना में अवेलेबल होती हैं और स्टूडेंट्स को इनके बारे में शायद आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में अगर उसने किसी से चीजों के बारे में पूछा तो उसके माइंड में सिर्फ एक स्कॉलरशिप होती है जो कि सीएससी होती है, लेकिन उसके माइंड में ये इसको आइडिया नहीं होता कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है। लेकिन सीएससी लेवल के भी कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं और उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भी कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं, लाइक उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सूट कर सकता है। तो अगर वो राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, हम प्रॉपरली आपके एप्लीकेशंस देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस के अकॉर्डिंगली कौन सी आपको स्कॉलरशिप सूट कर सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करते हैं। हम बेसिकली आपको ग्राउंड रियलिटीज भी बताते हैं और विद ऑफ दैट हम आपको जो प्रोसेस टाइम होता है उसमें प्रॉपरली गाइड करते हैं और आपके साथ इन प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहते हैं, ताकि आपको चीजों का साथ साथ आइडिया होता रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोस्टली हमें लगता है कि स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, टाइम ऑफ अप्लाई की कब और किस टाइम अप्लाई करना चाहिए और किन स्कॉलरशिप को मोस्टली टारगेट करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। और हम बीइंग अ कंसल्टेंट हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच।